अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। सुप्रीम कोर्ट ने आज इलेक्शन कमीशन की जानिब से 14 मई को इलेक्शन करवाने के फैसले से मुताल्लिक दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है और ये 14 मई को इलेक्शन करवाने के हुक्म को बरकरार रखा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस हुक्म के मुताबिक अगर तामील नहीं की गई 14 मई को पंजाब में इलेक्शन करवाने की, तो इसके नरगे में कौन कौन आ सकता है, क्या इस पर फर्दर कार्रवाई भी हो सकती है। दूसरी जानिब पाकिस्तान की सियासी जमातें अब वैसा ही मुतालबा करती नज़र आ रही हैं जो 14 मई के दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किया करती थी कि 90 दिनों में इलेक्शन करवा दिए जाएँ। लेकिन अब बेयकीनी सूरत हाल अभी भी मौजूद है। इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियाँ जो CCI की मंजूरी के बाद अब उस पर एक बाइंडिंग थी कानूनी, उसमें जुट गया है इलेक्शन कमीशन और उसमें मसरूफ़ है, लगा हुआ है और साथ साथ नेगोशिएशंस भी चल रही हैं। आज ये भी एक ख़बर आई कि इलेक्शन कमिश्नर जो ज़ाब्ता अखलाक है इंतखाबात से मुतालिक, उस पर भी सियासी जमातों से मुशावरत करेंगे। गो बज़ाहिर लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन की मुशावरत का अमल तूल पकड़ेगा और इसी सिलसिले में 90 दिन भी बीत जाएंगे। सियासी जमातें ये भी कहती हैं कि अगर फरवरी तक भी इलेक्शन हो जाए तो दैट्स फाइन। एक इंप्रेशन ये भी दिया जा रहा है। बहरहाल इलेक्शन कब होंगे, अगर इलेक्शन नहीं होंगे तो मुल्क की जो मईशत की मौजूदा सूरत हाल है इसमें भी बेयकीनी बढ़ चुकी है। निगरान हुकूमत के जाने के बाद जिस तरह रुपए की कदर में गिरावट हुई है और डॉलर की कदर बतदरीज और मुसलसल बढ़ रही है, इसके साथ इसकी वजूहात क्या हैं। फिर बिजली के बिलों ने भी लोगों को खासा उनकी ज़िंदगी को अजीरन बनाए रखा है। 2 हफ्ते पहले तक लोग सवाल ये पूछते थे कि इलेक्शन कब होंगे, आज लोग सवाल यही पूछते हैं कि बिजली के बिल कैसे अदा करें, क्या बिजली की कीमत मज़ीद बढ़ेगी, क्या आने वाले दिनों में भी इसी तरह सिलसिला रहेगा। और नज़रें निगरान हुकूमत पे हैं। निगरान हुकूमत को देखें तो उसकी मिसाल ऐसे ही लगती है कि आगे कुआं पीछे खाई। आइन और कानून में मौजूद उनके पास इख्तियारात की वसअत भी इतनी नहीं है, लेकिन ये ज़िम्मेदारी भारी है। इन हालात में हुकूमत क्या करेगी, अवाम क्या करेंगे, सियासी जमातें क्या करेंगी, आज के प्रोग्राम में हम यही जानने की कर रहे हैं। खुर्रम दस्तगीर साहब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक वफाकी वज़ीर भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। खुर्रम साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपसे गुफ्तगू करते हैं। इरशाद साहब 14 मई को इलेक्शन का जो फ़ैसला है वो बरकरार रखा गया है। इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त मुस्तरद हो गई है। अब ये जो अदालती हुक्म है इसकी तामील तो ना हो सकी, आप समझते हैं कि ये सिलसिला फ़र्दर चलेगा और तामील ना होने की वजह से बहुत से लोग कानूनी नरगे में आ सकते हैं, शिकंजा कसा जा सकता है? ये तो मुझे मालूम नहीं है कि शिकंजा कसा जाएगा या नहीं कसा जाएगा, लेकिन देखें इंसानी सृष्टि ये है और तारीख़ी जो तनाजुर है वो भी यही है कि जब आप एक गलत कदम उठाते हैं तो फिर वो आप अगला कदम रोक नहीं सकते और उससे अगला कदम बिल्कुल नहीं रोका जा सकता। एक बार जब आपने आइन को, कानून को पसे पोश डाल दिया अपनी सियासी ख्वाहिशात की बुनियाद पर या सियासी ज़रूरतों की बुनियाद पर या किसी भी मसलहत की वजह से, तो फिर अगली दफ़ा उसका फ़ायदा आप उठाएं ना उठाएं कोई और भी उठाएगा। जब सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया और आइन सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला तो सुप्रीम कोर्ट तक मामला जाना ही नहीं चाहिए था। जब आइन में ये लिखा हुआ है, वज़ीर आला को इख्तियार दिया गया है कि वो जब भी चाहे अपनी सवाबदीद पर असम्बली तोड़ सकता है, बल्कि हत्ता कि ये कि अगर वो उसको ये डर हो कि कल मेरी हुकूमत ख़त्म हो सकती है तो तब भी वो असम्बली तोड़ सकता है। हालांकि उसमें ये एक नीयत का इशू है, लेकिन आप उससे क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो जब असम्बली तोड़ी गई थी, आइन का तकाज़ा ये था कि इलेक्शन हो जाते। जब वो नहीं हुए तो उसके बाद अब इलेक्शन कमीशन की मर्ज़ी है कि वो जनरल इलेक्शन जो हैं वो अक्टूबर में, नवंबर में कराए ना कराए, कब कराए, कैसे कराए, अब उसकी मर्ज़ी है। फिर साबका हुकूमत ने तो एक उनको मज़ीद भी रास्ता दिखा दिया, मरदमशुमारी का ऐलान करके, उसको नोटिफाई करके कि ले जी आपको एक 4-5 महीने तो वैसे हम कानूनी और आइनी तौर पर भी दे रहे हैं कि इसको आप आड़ बनाकर आप जा सकते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया है, उस वक्त तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं किया। जब ये मामला उसके ज़ेरे बहस था तो उस वक्त तो वो जो भी हीले बहाने होते रहे या जो भी मुश्किलात और जवाज़ पेश किया जाते रहे, वो अगरचे ज़ुबानी यही करती रही सुप्रीम कोर्ट के नहीं ये गलत है, लेकिन अमलन उसने भी तस्लीम किया उस जवाज़ को या उस हीलों बहानों को।
तो अब फैसला आ गया है, इस फैसले की ज़द में कोई आ सकता है, नहीं आ सकता, ये बाद अज़ वक्त है। वो तो वैसे तो फ़ारसी में कहते हैं कि जो मुक्का जंग के बाद याद आए वो अपने नाक पर ही और अपने मुंह पर ही वो घुसा बरसाना चाहिए, मारना चाहिए। लेकिन देखें कानूनी दुनिया ही इसके बारे में राय दे सकती है। लेकिन अब जो मुझे लग रहा है, इस वजह से नहीं कि आइन का तकाजा है, इस वजह से भी नहीं कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है, इस वजह से नहीं कि पीपल्स पार्टी और ANP और दूसरी जमातें जो कल तक हुक्मरान इत्तेहाद के हिस्सा थी वो मुतालबा कर रही हैं। चूँकि कल जो हमारे वज़ीर ख़ारजा की बात हुई है अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा से, डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से, उसमें ऐसा लगता है कि शायद चूँकि अमेरिका बहादुर की बात हम बहुत कम टालते हैं, हम उनकी फरमाइश जो है वो सर आंखों पर रखते हैं। वो हमारे मोहसिन हैं, हम जो है वो जो कहा था ख्वाजा आसिफ साहब ने कि जनाब हम तो पड़े हुए हैं बिस्तर मर्ग पर और अमेरिका अगर हमारी मदद ना करे तो हम क्या करेंगे। उसकी वजह से मुझे लगता है कि ये फरवरी से आगे नहीं जा सकते। सही, ठीक है, बिल्कुल ये एक वजह नज़र आती है। लेकिन खुर्रम साहब मौजूद हैं, उनसे हम पूछ लेते हैं, वो हमारी रहनुमाई करें, वो बाखबर भी हैं और बाख्तियार भी रहे। लेकिन उससे पहले इरशाद साहब, मैं खुर्रम साहब एक तजाद, और शायद वो तजाद जो इरशाद साहब भी बात कर रहे थे वो कहीं गले भी पड़ रहा है। 14 मई का जब फैसला आ गया, 90 दिन में इलेक्शन की बात हुई, मारूजी हालात का जिक्र किया गया और उसमें भी जो सर फहरिस्त थी वो ख़राब मुआशी हालात थे। अब यही जब आप लोग मुतालबा कर रहे हैं 90 दिन का, तो फिर मईशत आड़े आ रही है। लेकिन आइन का आर्टिकल 224 वो कहीं दूर खड़ा वो देख रहा है और वो शायद मुतालबा आज भी यही कर रहा है कि 90 दिन में ही इलेक्शन होने हैं। तो ये तजादात क्यों हैं? जी, तजादात तो पहले से बहुत कम हो गए हैं, क्योंकि एक तो कौमी असम्बली ने जब 2023-24 का बजट मंजूर किया, उसमें जो इलेक्शंस के लिए मुकम्मल तौर पर जो वसाइल दरकार थे वो कौमी असम्बली ने अप्रूव कर दिए हैं। गालिबन 81 या 82 अरब रुपया था और हमने अपनी मुद्दत मुकम्मल होने से पहले इलेक्शन कमीशन को उसकी तकरीबन 50% रकम जो थी 42 अरब रुपये वो इलेक्शन कमीशन को फराहम भी कर दिए थे। तो लिहाजा एक बहुत बड़ी जो रुकावट थी वसाइल की वो अब नहीं है। हम ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फरवरी में कोई इस तरह के सिक्योरिटी के, अल्लाह हमारी मदद करे, कि इश्यूज नहीं होंगे कि सिक्योरिटी के इदारे इलेक्शंस को पूरी तरह सपोर्ट ना कर सकें, तो वो भी मौजूद होंगे। और दूसरा ये है कि ये दुरुस्त है कि आइन का 224 की जो शिक है वो कहती है कि 90 रोज में इंतखाबात होंगे, लेकिन आइन ये भी तो कहता है 51(5) में कि पाकिस्तान के हर शहरी का हक है कि पहले तो उसको दुरुस्त तरीके से गिना जाए और फिर अगर जब गिना गया है तो फिर उसके मुताबिक जो है मुख्तलिफ जिलों में जो सीटों की तकसीम है वो हो, क्योंकि उसका भी एक इजहार जमहूरियत का हिस्सा है कि जहाँ जहाँ जिसका जो हिस्सा बनता है उसके मुताबिक ही पोस्टमेंट हो। तो हम ये पूरी तरह मैं कम अज कम अपनी हद तक पूरे एतमाद हूँ कि इंशाल्लाह ये हल्का बंदियाँ होंगी वक्त पर, और उसके साथ ही वक्त पर ही इंशाल्लाह इंतखाबात होंगे। यही बात आज इलेक्शन कमीशन ने एक सियासी जमात से अपनी जो मुलाकात की है उसमें भी कही है कि वो इसको पूरी जो हल्का बंदियाँ उन्हें स्क्वीज कर दें, लफ्ज यूज हुआ है स्क्वीज द टाइम लाइन, वो स्क्वीज कर रहे हैं ताकि वक्त पर मुकम्मल हो कि जो इंतखाबात फरवरी में हो जाए। सदर का इंतखाब होना है, सेनेट का इंतखाब होना है और पाकिस्तान की मईशत जो है उस पर जो इशूज हैं वो भाई साहब एक बड़े स्ट्रक्चरल किस्म के ऐसे पैदा हो गए हैं जिसके ऊपर अब सबको गौर करना पड़ेगा, क्योंकि ये कहना दुरुस्त नहीं है कि पाकिस्तान में डॉलर मौजूद नहीं है। सिर्फ जुलाई में 5.1 अरब डॉलर के इनफ्लोज पाकिस्तान के अंदर आए, सिर्फ एक महीने में, जो आखिरी महीना था पीडीएम की हुकूमत का। तो जब वो 5.1 बिलियन मौजूद है, जिसका मतलब है कि पाकिस्तान ने जो अपनी जो पेमेंट्स करनी है उसमें कोई रुकावट नहीं है आने 5-6 महीने में, तो लिहाजा जब वो इशू नहीं है तो यही लगता है कि पाकिस्तान में IMF ने चूंकि हुकूमत के हाथ बांधे हुए हैं, जो 2019 में इमरान खान ने मुआहदा किया था कि जी रुपये को छेड़ा नहीं जाएगा और हर किस्म की इंपोर्ट अलाउ की जाएगी, तो एक बहुत बड़े पैमाने पर यूं लगता है कि इसमें हम आते हैं। खुर्रम साहब हम जरा स्पेसिफिकली इस पे आएंगे, इकॉनमी पे, ज़ाहिर आपका सब्जेक्ट भी है, बिजली के मामले पे भी।
देखिए, हर मामले पे हम ये देख रहे हैं कि एक उलझन है, कन्फ्यूजन है और वो चारों तरफ से है। अब सीधी सादी बात थी, जो आइन है वो सदर मुमलिकत को इलेक्शन की तारीख़ देने का इख्तियार देता है। अब पीपल्स पार्टी भी ये बात कर रही है, लेकिन इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके वो 51 और 58 1 और 58(2) का मामला करके अब उसमें एक पख लग गई कि इलेक्शन एक्ट जो है उसमें अमेंडमेंट कर दी गई। तो ज़रूरत क्या थी, जब सीधा सीधा मामला था, सदर ने तारीख दे देनी थी, फिर इलेक्शन हो जाने थे, इसको चेंज करने की ज़रूरत क्यों पेश आई? देखिए, सिर्फ इलेक्शन कराना से तो मसले हल नहीं होते ना। हमें इलेक्शन, इस बात को यकीनी बनाना है कि हम 2018 का जो इंतखाब है, जिसमें पाकिस्तान के आइन को, जमहूरियत को, सियासत को, हाकमियत को, वफाकियत को तोड़ा मरोड़ा गया, कि अब ना हो ऐसे। और चूंकि आर्टिकल 218 के तहत मुकम्मल तौर पर ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है इलेक्शन को दुरुस्त तरीके से, अल्फाज है, साफ शफाफ और कानून के करप्शन से पाक इंतखाबात करवाना। वो चूंकि अब इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, तो लिहाजा यही जिम्मेदारी अब मुकम्मल तौर पर इलेक्शन कमीशन को दे दी गई है कि वो किसी भी तरह ये ना कह सकेंगे जी हमारे पास तो अथॉरिटी नहीं थी, हमारे पास वसाइल नहीं थे। वसाइल भी फराम कर दिए गए हैं, कानूनी अथॉरिटी फराम कर दी गई है, और इलेक्शन कमीशन के कांधों पर, अभी इस पर ज्यादा डिस्कशन नहीं हो रही, एक बड़ा भारी बोझ है कि पाकिस्तान के अवाम की राय को हुकूमतों में जब लेकर आना है, वो प्रोसेस, उसका जो तकद्दुस है, उसको कायम रखना है। जनाब, ये फरमाएं कि 18 में जब इलेक्शन हो रहे थे, इलेक्शन कमिश्नर साहब आपके मुकर्रर करदा थे, आपके वज़ीर आज़म और खुर्शीद शाह साहब जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ थे उन्होंने मुकर्रर किए थे। सदर ममनून हुसैन साहब ख़ुद ऐवान सदर में मौजूद थे। उसके बावजूद अगर सदर भी आपका था, इलेक्शन कमीशन भी आपका था, इलेक्शन कमिश्नर और कमीशन भी, उसके बावजूद आप समझते हैं कि ये सारा कुछ हो गया, तो अब इलेक्शन कमीशन या चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये रोक लेंगे सारे, अगर कोई करना चाहे? RTS इनका नहीं था ना, RTS नादरा का था। जी देखिए, हमें अगर हम हकीकत पसंदी से देखें तो जो भी इंटरवेंशन हुई उसको जज जो थे नासिरुल मुल्क साहब, वो निगरान वजीर आजम थे, लेकिन उसके बावजूद वो सारा प्रोसेस जो है वो डीरेल हुआ। अभी भी उस प्रोसेस को डीरेल होने से जो है वो तो बजौरे ताकत ही रुक सकता है अगर कोई रुकना चाहे, लेकिन यहाँ सब सियासी जमातों की एक इसमें अंडरस्टैंडिंग जरूर है कि वो जो तजर्बा इमरानी है जिसके जरिए इसको तोड़ा मोड़ा गया था, उससे सबक सीखते हुए इस दफा हमें इस बात को यकीनी बनाना है कि किसी किस्म की गैर आईनी मुदाखलत ना हो, क्योंकि हमने ये देखा है कि जब गैर आईनी मुदाखलत होती है और जबरदस्ती एक सनम को तराश कर पाकिस्तान में हुकूमत पर बैठा दिया जाता है, तो किस किस्म की तबाही होती है, जिसके असरात से आज भी हम लोग जो है नुकसान उठा रहे हैं। खुर्रम साहब, एक ज़रा बताइए, आप तो शायद उस इजलास में मेरे ख्याल नहीं होंगे, लेकिन ये जो CCI का इजलास हुआ, मुराद अली शाह साहब कहते हैं कि हमें यकीन दहानी कराई गई कि अगर हम मरदमशुमारी को नोटिफाई करते हैं तो इलेक्शन 90 दिन में अपने वक्त पर होंगे, उसकी वजह से इलेक्शन डिले नहीं होंगे। वो चूँकि इजलास में मौजूद थे, वो ये दावा करते हैं, और पीपल्स पार्टी के बाकी शहरी रहमान साहबा और दूसरे लोग भी यही कह रहे हैं। तो ये क्या हुआ कि पीपल्स पार्टी को से गलत बयानी हुई या पीपल्स पार्टी गलत बयानी कर रही है? जी, मैं तो इस पर क्या सराही नहीं करूंगा, लेकिन पीपल्स पार्टी 15 महीने ये जो एक वसीउल बुनियाद 15 जमाती हुकूमत थी उसका हिस्सा थे, तो लिहाजा उसके तमाम जो फैसले हैं, चाहे वो मुआशी फैसले हैं, वो आईनी फैसले हैं, और चाहे वो सियासी फैसले हैं, उसमें वो पूरी तरह जिम्मेदार हैं और हमारे साथ उन्हें जिम्मेदारी उठानी है। क्योंकि सिर्फ ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत नहीं थी, चाहे वज़ीर आज़म मुस्लिम लीग नून के थे, लेकिन उसमें तमाम जमातें बहुत पुरजोर तरीके से, बलूचिस्तान की जमातें, सिंध की जमातें, खैबर पख्तूनख्वा की जमातें सब मौजूद थी, और सब ने अपनी अपनी जिम्मेदारी जो है वो अपने वदन के मुताबिक उठानी है। अच्छा, ये फरमाएं कि ये तो हो गया मामला, अब इलेक्शन होते हैं, देखते हैं, अल्लाह करे वक्त पर हो जाएं। ये फरमाएं कि इस वक्त जो सूरत हाल है
बिजली के रेट्स की वजह से, डॉलर्स की वजह से, स्टॉक एक्सचेंज की वजह से मईशत खासी। डार साहब ये यकीन दहानी कराते रहे कि हमने मईशत को पटरी पर चढ़ा दिया है। अभी आपने कहा कि जी इतना तो रिज़र्व मौजूद थे जिसकी वजह से नहीं है। तो ये जो इस वक्त सूरत हाल पैदा हुई है, ये अगर आपकी हुकूमत की पॉलिसियों का नतीजा नहीं है तो ये मौजूदा हुकूमत की कोई नाअहली है या कोई अनासर हैं कुछ जो इस हुकूमत को और इस सिस्टम को नाकाम करना चाहते हैं, जिसकी वजह से अचानक सारे मसाइल इकट्ठे हो गए हैं? जी, इसमें दो बातें हैं जी। एक तो ये है कि जो निगरान हुकूमत है वो ज़ाहिर है इस वक्त पूरी तरह इस मामले में जितनी उनकी आईनी जिम्मेदारी है वो जिम्मेदार है, लेकिन वो उस किस्म की जो उनकी काबीना थी उससे उस किस्म के जो हम कहते हैं ना पूरे एतमाद सिग्नल वो नहीं दे पाए। हालांकि जिस तरह मैंने कहा कि उनको कौम को ये बताना चाहिए था कि सिर्फ जुलाई में 5.1 बिलियन डॉलर के डॉलर्स पाकिस्तान में आए हैं, जो कि पाकिस्तान की तारीख में गालिबन एक महीने में इतना बड़ा इन्फ्लो नहीं हुआ। तो ये सारी बातें जो पॉजिटिव बातें थी वो जरूर उनको उनको करना चाहिए था बेहतर तरीके से। दूसरा इशू ये जरूर है, इसका मैंने पहले भी जिक्र किया कि चूंकि पिछले साल जो माली साल में इंपोर्ट को रोका गया था ताकि पाकिस्तान का करंट अकाउंट जो जाई खसारा है उसमें कमी रहे, तो लिहाजा अब जबकि इंपोर्ट मुकम्मल तौर पर आजाद हुई है तो बहुत सारे जो इंपोर्ट रुकी हुई थी वो ऑन हुई है, और उसके नतीजे में फिर बहुत सारे इंपोर्टर्स जो हैं वो ज्यादा कीमत देने के लिए तैयार है डॉलर की, ताकि वो अपना जो माल मता हासिल करना चाहते हैं इंपोर्ट के जरिए वो हासिल कर सकें। तो इसमें अब जब तक या तो हम उम्मीद रखें कि जी आने वाले महीनों में एक अगर 5 अरब डॉलर से पाकिस्तान में जो बेयकीनी खत्म नहीं हुई तो ये सोचने की बात है कि कितनी अमाउंट आएगी तो बेयकीनी खत्म होगी। ये भी इसमें हमें ये तवक्को है कि इलेक्शन कमीशन के लिए भी अब जरूरी हो गया है कि वो सितंबर के वस्त तक जब तक उनको क्लियर हो जाए कि वो अपनी हल्का बंदियां मुकम्मल कर लेंगे तो सितंबर खत्म होने से पहले उन्हें इंतखाबात की तारीख दे देनी चाहिए। सही है। अच्छा, एक इशू और भी है, आप ये फरमाएं इस हवाले से कि इस वक्त जो बिजली का मसला है, बहरान है, 3 दिन वज़ीर आज़म ने इजलास किया, आप तो एनर्जी से चूँकि मुतालिक भी रहे, क्या वाकई अवाम को मौजूदा हुकूमत कोई रिलीफ देने की पोजीशन में है? क्या तरीका हो सकता है कि अवाम जो इस वक्त सड़कों पर हैं और अवाम जो परेशान हैं हकीकी तौर पर, उनकी कोई ना कोई कुछ ना कुछ तशफ़ी हो सके? कोई आपके जहन में है? जी, इसके 2 तरीके हैं जी। एक तो सिर्फ अश्क शोई करनी है जी कि हुकूमत ये ऐलान कर दे कि जिन जिन सरकारी अफसरों की मराहत में मुफ्त बिजली शामिल है जी वो खत्म की जा रही है। अच्छा, एक तो बड़ा वाज़ेह और क्लियर बयान है कि भी पूरे मुल्क में कोई भी मुफ्त बिजली इस्तेमाल नहीं करेगा, क्योंकि हम आवाम से बिजली की एक ज्यादा कीमत वसूल कर रहे हैं, तकलीफ दे कीमत वसूल कर रहे हैं, लिहाजा सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी उठानी है, वो किसी भी ओहदे पर हो, बड़े या छोटे। एक तो ये ऐलान। दूसरा जो है, हुकूमत के पास ये जरूर ऑप्शन है कि मसलन आपके बिजली के बिल में इनकम टैक्स लगा हुआ आता है जो कि एफबीआर की इकट्ठा करने की जिम्मेदारी है। तो जो बिजली के बिल में जो एक्स्ट्रा टैक्सेस हैं, जो दूसरे महकमों की जिम्मेदारियां हैं, जो सिर्फ आसानी के लिए बिजली के बिल में डाल दिए गए हैं, उसमें हुकूमत जरूर IMF से बात कर सकती है कि जी ये अब IMF जो है जो इनकम टैक्स है वो अब खुद इकट्ठा करे तो बिजली के बिल से वो मिनहा हो जाए। तो अगर वो बिजली के बिल से कुछ टैक्सेस मिनहा होते हैं तो मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक 20% तो कमी आ सकती है लोगों के बिजली के बिलों में, यानी 10 रुपए सस्ती हो जाएगी। 10 रुपए लेकिन खुर्रम साहब, वो तो आपके दौर में डाले गए, कुछ मुशर्रफ के दौर में डाले गए, कुछ साबका हुकूमत ने भी डाले होंगे। सवाल ये है कि वो जो उसका शॉर्ट फॉल होगा वो कहाँ से पूरा करें? वो फिर IMF आ जाएगा कि आपका शॉर्ट फॉल जो है वो पूरा ये तो एक स्ट्रक्चरल इशू है ना जी कि फिर अगर FBR का काम जो बिजली तकसीमकार कंपनी है वो क्यों करें जी, उनको उसका इनकम टैक्स जो है तो फिर ज्यादा जो ये आई थिंक इससे ये भी होगा कि बहुत सारे महकमे जिनके जो काम के ऊपर पर्दा पड़ा हुआ था कि उनके जो अलाउंसेस थे या उनके जो टैक्सेस थे वो बिजली के बिल में आ रहे थे, अब उनको खुद सामने आकर इसका सामना करना पड़ेगा कि जनाब अगर हमें खुद ये पैसे इकट्ठे करने हैं तो उसकी जिम्मेदारी फिर बोले उनके जो जिम्मेदार अफसर। खुर्रम साहब, तय क्या हुआ था IMF के साथ जो बिजली से मुताल्लिक, यूनिट से मुताल्लिक और पेट्रोल से मुताल्लिक
जो कंडीशंस थी वो तय क्या हुई थी, जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट है इसमें? जी देखिए, मैं इस रीति से मैंने आपसे कहा ना कि जुलाई में $5.1 बिलियन आए थे, तो समझ नहीं आती कि इसी तरह हमने जो हम IMF के साथ जो मुआहिदा था वो ये था, वो ये कहते हैं कि आप अपना गर्दिशी कर्जा जो है उसको भरने से रोक लें। और इसमें वजारत खजाना ने और डार साहब की जो सपोर्ट हमें हासिल थी, उनके साथ IMF के साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ था कि हम 2367 अरब रुपए के ऊपर लॉक करेंगे इसको, सर्कुलर डेट को। हमने इसको बंद किया 2310 अरब रुपए पे, यानी 57 अरब रुपए IMF की डिमांड से भी कम किए सर्कुलर डेट में। अच्छा, तो लिहाजा IMF की तरफ से अब अगर कोई डिमांड है तो वो हम तो अपनी परफॉर्मेंस के जरिए जाहिर कर चुके हैं कि हमने बेहतर परफॉर्म किया है, सर्कुलर डेट में भी, कलेक्शन में भी। सिर्फ इशू यही है कि IMF जो है वो उनका भी यही ख्याल है कि बिजली के बिल से आवाम से रेवेन्यू लेना सबसे आसान है, तो वो पुश करते हैं। वरना बहुत सारे मामलात में तो पिछले एक साल में अगर जो आवाम को अपने बिलों से तो ये महसूस नहीं हो रहा, वो तो परेशानी में है और तकलीफ में है कि हमने 5000 मेगावाट नई बिजली ऐड की है, हमने फर्नेस ऑयल की इंपोर्ट तकरीबन सिफर कर दी है, जिसकी वजह से जो और बोझ पड़ते थे सार्फिन के ऊपर उनसे रोका है उनको। लेकिन उसके बावजूद जो आई थिंक इस सब सारी डिस्कशन का जो सेंटर पॉइंट है वो ये है कि जब तक रुपए की कदर गिरती रहेगी, ये प्रेशर बिजली पर भी आएगा और पेट्रोल पर भी आएगा। तो असल में रुपए की गिरती हुई कदर को संभाला देना जो है वो बहुत बड़ा चैलेंज। अच्छा, आखिरी सवाल ये है कि मीडिया पे आप आज खबरें चलना शुरू हुई हैं कि कोई बड़ा क्रैक डाउन नैब करने लगा है, उसमें सनतकार भी हैं, सियासतदान भी हैं, ताजर भी हैं और लोग भी होंगे। तो क्या ये अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर वो जो अपना ताजर बिरादरी के अंदर एक बेयकीनी थी जिसकी वजह से आपको तरामीम करनी पड़ी, बल्कि आपसे पहले वाली हुकूमत ने भी कुछ तरामीम की कि नैब की वजह से हमारा मईशत का पहिया जैम हो गया है, तो क्या इससे दोबारा एक गैर यकीनी की सूरत नहीं पैदा होगी? और क्या समझते हैं कि इस वक्त ये मुनासिब होगा इस तरह का कोई एहतसाब का अमल शुरू करना? देखिए, बहुत सारी जगहों पे तो क्रैकडाउन की जरूरत है। पाकिस्तान में कुछ मालियाती इदारों ने इस डॉलर के धंधे में अरबों डॉलर कमाए हैं, उनका जरूर एहतसाब होना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि भी अगर आपने ये स्पेकुलेशन की है रुपए के खिलाफ तो फिर उसका कोई ना कोई जवाब तो लेना है। लेकिन अगर नैब अपने रवायती तरीके से, वो कहते हैं ना, इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से लोगों की पकड़ धकड़ करेगा तो फिर आप दुरुस्त कह रहे हैं कि उससे जो बिजनेस कॉन्फिडेंस है वो मजीद कम होगा। तो मुझे तो ये तवक्को है कि नैब इस सारे मामले में, क्योंकि इस वक्त बहुत सारा जो इशू है वो मार्केट सेंटिमेंट का है, जिस के लोगों का सोच क्या है मार्केट के बारे में और बेहतरी के बारे में। तो अगर उस मनफी सोच में मजीद गहराई आती है तो नैब को तो फिर ऐसे काम से एतराज करना चाहिए। जी ठीक, बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम करते हैं। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर खाकान नजीब साहब ने, माहिर उमूर मईशत हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। डॉक्टर साहब, खबर आई है कि महंगाई मज़ीद बढ़ गई है और इत्तलात आ रही हैं कि अब शरह सूद को भी बढ़ाना होगा। आप समझते हैं ज़रूरी हो गया है शरह सूद को बढ़ाना? फैसल, मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त वी हैव टू कम क्लीन विद द पीपल एंड टेल देम कि इकॉनमी खड़ी हुई कहाँ पे है। इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि फंडामेंटल मसाइल पाकिस्तान इकॉनमी के अपनी जगह खड़े हैं, वो चाहे ग्रोथ पे हों, एनर्जी पे हों, वो सारे अपनी जगह हैं। पर एक इकॉनमी की शॉर्ट टर्म पिक्चर है, मैं आपको ज़रा वो एक्सप्लेन करता हूँ। ये है कि पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम में है। IMF के प्रोग्राम में पाकिस्तान को $28.5 अरब की कमिटमेंट्स हैं जो हमने लेके आने हैं ताकि हम फुली फाइनेंस्ड हों। पाकिस्तान की जो मईशत है उसको एक्सटर्नल की तकवीत तभी आ सकती है जब हम ये पैसे लेकर आएंगे और IMF की अम्ब्रेला के अंडर हम ये लेकर आ सकते हैं। नंबर 2, पाकिस्तान की इन्फ्लेशन बढ़ रही है, इसमें अंदरूनी बातें भी हैं। इसमें सबसे बड़ी बात जो है वो हमारा मालियाती खसारा है। अब आप कहेंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। आप चाहते हैं कि मॉनेटरी टाइटनिंग यानी कि शरह सूद का बढ़ना जो है वो ना हो। इसका दूसरा तरीका यह है कि गवर्नमेंट
अथॉरिटीज इस वक्त ये दूसरी अनाउंसमेंट करें कि एक्सटर्नल फुली फाइनेंस 3 से 6 माह में कैसे होना है, तो मार्केट्स को तकवीत मिले। मैं तो चाहता हूं कि इस वक्त एक काम आए मार्केट्स में, और मैं वो सब चीज़ें आपके सामने रख दूंगा जिससे आप भी बिलीव करेंगे बाय द एंड ऑफ द 10 मिनट्स दैट वी हैव टुगेदर कि ये वाकई मुमकिन है। ये जो $28.5 अरब है, ये बता दीजिए कि अगले 3, 6, 9 माह में कैसे आने हैं पाकिस्तान में, और पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर को कैसे तकवीत मिलनी है अगर आपने डॉलर की कदर को संभालना है। नंबर 1। नंबर 2, सप्लाईज जो हैं पाकिस्तान में वो कैसे, चीनी की क्या प्रॉब्लम है नहीं है उसको बिल्कुल क्लियर कर दें कि 2-2.5 लाख टन चीनी है नहीं है नवंबर 15 तक, उसको कैसे संभालना है, मार्केट को तकवीत मिल जाएगी। बाकी सप्लाईज को भी संभालें। नंबर 3, फैसल बड़ी क्लैरिटी रखें इस बात से कि पानी सप्लाई बढ़ रही है, उसकी वजह से शरह सूद बढ़ानी है, कि पैसे के बढ़ने को रोकना चाह रहे हैं। ये है असल गेम। इसकी 2 वजूहात है फैसल। एक ये है कि आप प्राइवेट सेक्टर को चाहते हैं कि वो बोरो ना करे, वो आगे ही बोरो नहीं कर रहा। आप ये चाहते हैं कि सरकार बोरो करना कम कर दे, यानी कि मालियाती खसारा संभालना शुरू करें, तो आपको मॉनेटरी टाइटनिंग नहीं करनी पड़ेगी। मेरा ख्याल है कि IMF को कन्विंस करें कि हम एक्सपेंडिचर कट्स और टैक्सेस जो लगे हुए हैं उनसे कलेक्ट करके ये संभाल सकते हैं। 1-आधा% इंक्रीज करना पड़े तो शायद फंड को साफ रखने के लिए करना पड़ेगा। तीसरी बात, एनर्जी के बहुत बड़े मसाइल हैं अपनी जगह। मैं भी चाहता हूं कि एनर्जी को सर्जरी में ले जाऊं। मैं आई एम ऑनेस्टली सेइंग दिस, प्राइवेटाइजेशन हो, गवर्नमेंट इस काम से निकले, हम मल्टी बायर मल्टी सेलर मॉडल पे जाएं, नेप्रा में प्रोफेशनल्स लाएं, ये सारे काम करने हैं। ये काम 3 या 6 माह में तो नहीं होने, पर जो काम आज करने का है, जो बिल्स को स्टैगर करना है, 200 तक को प्रोटेक्ट करना है, GST को 300 तक संभालना है, ये तो बड़ी क्लियर टारगेट्स है ना। IMF के साथ डिस्कस करें, और आपके पास बजट में कुछ ऐसी चीजें मौजूद हैं जो मुझे टीवी पे कहने की भी जरूरत नहीं है, पर मैं जिनसे बात कर रहा हूँ वो भी समझते हैं कि हमने क्या प्रोविजंस कहाँ पे रखी होती हैं और हम कहाँ पे कटौती करके टेक्निकल सप्लीमेंट्री ग्रांट क्रिएट कर सकते हैं। अगर मैं ये चीज जानता हूँ तो मेरे से बेहतर वो जानते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब एक्सपेंडिचर कहाँ से कम होंगे? सवाल ये है, ये हर कोई एक्सपेंडिचर कम करने की बात करता है, ये कहाँ से कम होंगे? अच्छा, इसमें इजाफा करते, अभी हमारे साथ थे खुरम दस्तगीर साहब, वो कहते हैं हम तो मालियाती खसारा कम करके गए थे, फिर ये संभाल नहीं सके, $5 अरब हमारे किटी में आए 1 महीने में, उसके बावजूद ये डॉलर को नहीं संभाल सके, तो इसमें हमारा तो कसूर नहीं है या किसी पॉलिसी का कसूर नहीं है, कोई और वजह है? सर 8% पे मालियाती खसारा चल रहा है पिछले 3, 4, 5 साल से, एवरेज सी बात कर रहा हूँ। 7.9% ऑन दी एवरेज टू बी एग्जैक्ट। आपने अपने FRDLA जो आपका एक्ट है, डेट लिमिटेशन एक्ट, उसमें लिखा है 3.5% से ऊपर नहीं करेंगे। कभी भी हम अपने मालियाती खसारे पे काबू नहीं पा सकेंगे। ये तो एक बात है। आई मीन आई हैव टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट विद द कंट्री। इसको कम करने के लिए केयर टेकर्स को तो लेफ्ट राइट देखने की जरूरत नहीं है। एक्सपेंडिचर्स को कहाँ कम करना है? देखें, एक तो एक्सपेंडिचर का लॉन्ग टर्म रिफॉर्म है, उस पर काम शुरू कीजिए, जिसमें आपने अपने वेज बिल को संभालना है, पेंशन बिल को संभालना है, आपने अपनी सब्सिडी के बिल को संभालना है। ये 3 चीजें तो बड़ी क्लियर है। फिर आपका जो इतना बड़ा PSDP है उसको रैशनलाइज कीजिए उन प्रोजेक्ट्स पे जो अभी कंप्लीट होने हैं, जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स हैं और जिन पे मतलब खर्चा आप करते रहें और कोई फायदा नहीं है, उनको उनसे निकल जाएं, उन प्रोजेक्ट से जिसपे 10-20% खर्चा हुआ है उनको छोड़ दें, वहां से आप कर सकते हैं। फिर कुछ टैक्सेस की मद में जाइए। 9200 अरब, पहले हमने 7600 अरब का टारगेट रखा, 7200 अरब भी नहीं कलेक्ट कर पाए। आप 9200 से ऊपर भी जा सकते हैं। प्रॉपर्टी है, रिटेल है, इनको तो कोई नहीं रोक रहा केयर टेकर्स को, दे कैन डू इट एंड दे शुड डू इट। सो हम पॉलिटिशियंस जो हैं उनको तो राइट लेफ्ट देखना पड़ता है, सो उस पे काम कीजिए। अब अगर ये सारे काम हम अभी कर सकेंगे, और कुछ प्रोविजन है इमरजेंसी की जो बजट में भी है, उसको देख लीजिए, कुछ PSDP को संभाल लीजिए, इससे आपके पास एक एक्सपेंडिचर कट करने की जो सलाहियत है वो बन जाएगी बजट में। उसको देखते हुए आपका मालियाती खसारा संभलेगा, जब वो संभलेगा तो बाकी सारे खसारे भी संभलेंगे। अब आपने क्लियर कट 3 चीजों पे आना है, एक्सटर्नल पे आना है, एनर्जी पे आना है और मालियाती खसारे पे आना है। ये काम है, और ये बताइए कि फंड के प्रोग्राम में रहते हुए हम ये सारे काम करना चाहते हैं, ये सारे काम डिसाइडेड हैं। खोल कर रख दीजिए कौम के सामने जो चीजें मैंने आपको रखी हैं, क्या टारगेट्स हैं, उनको कैसे पूरा करना है। IMF से इंगेज कीजिए, ये चौथी चीज है। IMF को पार्टनर समझ के चलाइए। मैंने 13-16 का पाकिस्तान का प्रोग्राम एंकर किया है। उस प्रोग्राम को मैं इसी तरह चलाता था कि मुझे कोई भी चीज होती थी, आई वुड टेल द फंड के यार दिस इज वेयर वी स्टैंड ऑन दिस इशू,
मैं ये नहीं कर सकता, आप बताइए। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, आप कहते हैं कहाँ से हम पैसे पूरे करें। हम फंड के साथ निगोशिएशन में थे, उन्होंने 80 अरब के टैक्सेस मांगे, मेरे ख्याल है 2014 की बात है। उस वक्त 80 अरब के नए टैक्सेस भी बहुत ज़्यादा लगते थे। मैंने उन्हें ये कहा कि मैंने 40 अरब GIDC में कलेक्ट कर दूंगा और 40 अरब जो है उसके नए टैक्सेस लगा दूंगा। आपको ये बात इरशाद साहब ये अकल की लगती है ना? आज भी वही सूरत हाल है। मेरा ख्याल है कि एक बहुत बड़ा चंक देना है GIDC में, वो कलेक्ट कीजिए। लेट्स गिव होप टू द पीपल, लेट्स गिव सर्टेनिटी टू द मार्केट्स। मार्केट्स जिटरी हो गई हैं, ट्रस्ट डेफिसिट में चली गई हैं और उस चीज में चली गई हैं कि इंपोर्ट्स खुल गई हैं, खुदा ना खास्ता पता नहीं क्या होने वाला है। देखिए ऐसी कोई बात नहीं है। अपनी रेमिटेंसेस को वापस लाने के लिए ये जो रुपए की कदर में बहुत फर्क है, इसको संभालने की कोशिश कीजिए। ये सब काम कीजिए। डॉक्टर साहब सवाल ये है, रुपए की कदर की आपने बात की है, तय ये हुआ था, आखिरी जो हमारे पास इत्तलात थी कि इंटरबैंक और ओपन मार्केट में ऑलमोस्ट कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं रहेगा। अब डिफरेंस वो भी आ चुका है। दूसरी बात रेमिटेंस की आप कर रहे हैं, हवाला हुंडी से लोग पैसे भेज रहे हैं, ये कैसे होगा? अगर इसको रेगुलेट करते हैं तो इसको IMF को एतराज़ होगा, ढीला छोड़ते हैं तो जो हालात अभी हुए हैं ये होंगे। इसका हल क्या है? सो गो बैक टू द IMF। ये जो आपने एक कंटिन्यूस स्ट्रक्चरल बेंचमार्क, क्योंकि मैं बहुत दफ़ा पढ़ता हूँ IMF का जो MEFP है और कोशिश करता हूँ कि रोज़ाना उसमें से अपनी नज़र जो है गुजार लूँ। ये एक हमने लिख दिया है कि हम सारे प्रोग्राम की ड्यूरेशन में, फैसल भाई, 9 माह हम ये रखेंगे कि पाकिस्तान का जो ओपन मार्केट का रेट है और जो पाकिस्तान की ऑफिशियल मार्केट का रेट है उसका फर्क 1.25% से ज़्यादा नहीं होगा। मेरी बहुत ही मतलब अदब से ये दरख्वास्त है अथॉरिटी से भी, IMF से भी, कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत सख्ती से नहीं हो सकती। ये दो फ़र्क मार्केट्स हैं, इनकी डायनामिक फ़र्क हैं। वो इंडिविजुअल्स को डील कर रही है ओपन मार्केट, ये 29 बैंकों की मार्केट है, इसकी डेप्थ फ़र्क है। ये $100 मिलियन की मार्केट है, वो $5 मिलियन की मार्केट है। सोचिए इस बारे में। तो इसको हल कीजिए और ओपन मार्केट में जो डॉलर स्टोर ऑफ वैल्यू बना हुआ है ना, इसको तोड़िए, पाकिस्तान पे एतमाद बहाल कीजिए। और अगर हम यही कहते चले जाएंगे कि सब कुछ जो है वो इस वक्त जैसे मतलब ड्रॉप डेड होने वाला है, देखिए रिफॉर्म तो करना है, एनर्जी का लॉन्ग टर्म रिफॉर्म भी करना है, मिड टर्म भी करना है, इसमें तो कोई शक नहीं है। PIA को भी ठीक करना है, टैक्सेस भी कलेक्ट करने हैं, बट इन द शॉर्ट रन जो फंड का प्रोग्राम है उसमें ये 9 महीने तो गुजारने हैं और फिर हमने ये टेक ओवर करना है। सो लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप, लेट्स गेट द शॉर्ट टर्म अंडर आवर बेल्ट। मिड टर्म की जो चीजें हैं वो सामने रखिए, 3 से 6 माह में क्या होने वाला है, फिर जो आने वाली हुकूमत है वो 9 माह या 10 माह या 20 माह का प्रोग्राम IMF के साथ एक नया 3 साला प्रोग्राम वो तय कर लेगी। इस तरह की क्लैरिटी से मुल्क को संभालिए इस वक्त। अच्छा समझ सकता है डॉक्टर साहब, एक तो ये है कि शमशाद अख्तर साहब आप बहुत तजर्बाकार हैं, आखिर उनको ये बात क्यों नहीं समझ आ रही? 3 हफ्ते हो गए हैं तकरीबन हुकूमत बने हुए, अभी तक क्लैरिटी नहीं ला सकी। ये बात आप ठीक कह रहे हैं कि कल वो वज़ारत ख़ज़ाना की कमेटी में वहाँ थी, वहाँ एक बात उन्होंने की और उसके बाद फिर उसका वजाहत जारी कर दी। लेकिन मेरा सवाल ये है कि इस वक्त सबसे बड़ा इशू जो पाकिस्तान में बना हुआ है अवामी सतह पर वो बिजली के बिलों का है। 3 दिन तक वज़ीर आज़म इजलास करते रहे। क्या IMF के माहदे के तहत FBR के जो टैक्स कलेक्शन में नाकामी है उसके होते हुए और जो हमारी एक इकनॉमिक कंडीशन है, क्या कोई रिलीफ आवाम को दिया जा सकता है या ये सिर्फ आवाम को सिर्फ एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जा रहा है? जो आप कह रहे हैं कि क्लैरिटी नहीं लाई जा रही, ये भी उसी का हिस्सा है? इरशाद भाई, गुजारिश इस तरह से है कि इस वक्त नए नंबर इलेक्ट्रिसिटी के सामने आ गए हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी पे बड़ी क्लियरली बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी पे जो नंबर ये सामने आए हैं कि पाकिस्तान में जुलाई और अगस्त में 2 बिल इकट्ठे चले गए हैं जिनमें बहुत बड़ी हुई है, 7 रुपए लग के चले गए। IMF को बताइए कि ये एक चीज हो गई है, इसको क्या करना है। उनसे पूछिए कि क्या मैं अपने लोगों पे ये ऐसा बोझ डाल दूं जो ठीक नहीं है। फिर उनको बताइए कि ये जो हमने प्रोटेक्टेड कैटेगरी है, इसको जो हमने चेंजेस किए हैं, कुछ चेंज हुई है इसमें चीज़, मैं डेप्थ में नहीं जाता पर मुझे एग्जैक्टली मालूम है कि क्या चेंज हुआ है। उसकी वजह से कुछ लोग अनप्रोटेक्टेड में चले गए हैं, उसको वापस करा लीजिए। बेस चेंज की है, जो डॉक्टर साहब ने बेस चेंज की है, सो उसको वापस ले जाइए। फिर तीसरा उनसे कहिए कि 300 तक के जो लोग हैं इन पे GST इतना बन रहा है, लेट्स से कि कोई और बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, उसको कॉम्पनसेट करने के लिए कोई एक थोड़ी सी टैक्स की शरह बढ़ा लें, कहीं पे एक्सपेंडिचर कट कर लें, एक आपके पास इमरजेंसी की प्रोविजन है उसको यूज़ कर लें, तो वो भी समझ जाएंगे। ये सब चीज़ें उनसे बैठ के एज पार्टनर्स नंबर्स सामने रख के, ऑल्टरनेटिव सामने रख के, रिसोर्सेज सामने रख के
अपना प्रोग्राम सामने रख के डिस्कस कीजिए और खुल के कीजिए। होता यह है कि रेसिपिएंट कंट्री जो है ना, वो इरशाद साहब इस तरह की डिस्कशन नहीं करती जो मैं आपसे कर रहा हूँ। वो शायद सोचती है कि हम प्रोटेक्ट कर लें डेटा, हम खुल के उनसे बयान कीजिए। और वो भी जानते हैं कि मुल्क में इस वक्त एक डिस्टर्बेंस है, जानते हैं कि लोग तकलीफ में हैं। ऐसा नहीं है कि वो इन चीज़ों से आगाह नहीं है, दे आर योर मल्टीलैटरल पार्टनर। जी बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया डॉक्टर खाकान नजीब साहब आपके वक्त का। इरशाद साहब, वो मुझे पीटीवी का ज़माना याद आ गया कि मुझे सांस लेने दो। एक ड्रामा चलता था पीटीवी पे, उसका उन्वान था मुझे सांस लेने दो। एक ब्रेक के बाद आपको कहानी सुनाएंगे ऐसे मुल्क की कि जिसने पिछले 22-23 सालों में तरक्की की तारीख रकम की है। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम करते हैं। इरशाद साहब, एथोपिया जी पिछले 23 सालों में जो मुल्क तारीखी एतबार से तरक्की कर रहे हैं, तारीखी तरक्की कर रहे हैं जी, बहुत कम टाइम में, उसमें एक नाम एथोपिया है। और याद है कि एथोपिया को एक तंजिया ज़रबुल मिसल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था और कहा जाता था कि तुम एथोपिया से आए हो, या ये एथोपिया वाले हालात। भूख का इस्तिआरा, अफलास का इस्तिआरा, लड़ाई झगड़े का इस्तिआरा, फसादात का इस्तिआरा। ये कैसे 2 दहाइयों में ये आगे निकला है? अच्छा, हबशा, ये हबशा है, ये एथोपिया जो है ये हबशा है, तारीखी जी मुल्क है जिसका शाह नजाशी जो थे, यहाँ मुसलमानों ने जाके पनाह ली थी, उसने पनाह दी थी। और ये गए थे, एक डेलीगेशन गया था उनको वापस लेने के लिए, लेकिन उसने नहीं दिया था। और मेरे ख्याल हज़रत बिलाल हबशी का इलाका भी यही था, उनकी इलाका भी वही है। जी हाँ। तो देखिए 2000 तक ये दुनिया के 3 उन ममालिक में शामिल था जो इंतहाई गरीब, पसमानदा और लड़ाई झगड़े का शिकार थे। इरिटेरिया के साथ तवील एक लड़ाई चल रही थी। फिर हुआ ये था असल में, एक पहली दफ़ा 84-85 में यहाँ कहत पड़ा। ये जो हम पानी की बेकदरी करते हैं ना जी, और पानी को स्टोर नहीं करते, उन्हें हम अगर हबशा की या इथोपिया की तारीख़ पढ़ें तो हमें पता चले कि जब पानी कम होता है या आप उसकी कदर नहीं करते या उसको जमा नहीं करते, उसको इस्तेमाल नहीं करते, तो फिर क्या होता है कि आपको खाने के लिए कुछ नहीं मिलता। हड्डियों का, हर इंसान हड्डियों का ढांचा होता है और आप को भीख भी कोई देने के लिए तैयार नहीं होता। अच्छा शाह साहब, एक ज़िमनी सवाल है, पानी होते हुए उसको इस्तेमाल ना करना भी उसकी बेकदरी है? बिल्कुल होते हुए, बाज़ इलाकों में पानी ज़ाया हो रहा होता है ना, उसको स्टोर करें ना, उसको इस्तेमाल करने का मतलब ये है कि अगर आपके पास पानी है तो उसको ज़ाय ना करें। ज़ाय करना भी कुफरान नेमत है। उसको जमा करें, उसको करके उस वक्त के लिए जमा करें जब उसके इस्तेमाल होगा फसलों में। उस पे छोटे छोटे डैम बनाएं। आपके इलाके तो में तो छोटे छोटे डैम बनते हैं ना, और तो ज़ाया हो रहा है पानी, बिजली भी उससे पैदा होती है। आप बिजली पैदा करें। काश्तकारी के लिए हमारे इलाके में आप खुद ये सैलाब के दिनों में देख के आए कि ये रोद कोहियाँ होती हैं, वो पानी हम ज़ाया करते हैं ना, तबाही मचाते हैं। यानी उस पानी से फ़ायदा उठाने की बजाय वो जो पानी है वो एक अजाब बन जाता है, अज़ियत बन जाता है, तकलीफ़ दे हो जाता है। तो इन्होंने 3 काम किए, लंबा चौड़ा कोई मंसूबा नहीं बनाया। एक तो ये है कि वहाँ जमहूरियत लाए, शफाफ इलेक्शन कराए। कौन से साल में? या मैं 2005 में गालिबन 5 में उन्होंने शफाफ इलेक्शन कराए और ये तय किया कि जी अब मुंतखब हुकूमत होगी और जो शहरी आज़ादियाँ बनती हैं, इंसानों के हकूक़ हैं, वो उनको दिए जाएंगे। एक काम तो ये किया जी। जब नई हुकूमत आई तो उसने 2 काम उसने किए। एक तो तालीम पर फोकस किया। अच्छा, अपने सालाना बजट का 25% तालीम पे रखा, तालीम के लिए रखा, 25% और 50% प्राइमरी तालीम, 50% आला तालीम, और एक 30-70 का 70-30 का या 30-70 का फार्मूला बनाया जी। उसमें कहा कि जी 70% वसाइल जो हैं
वो खर्च होंगे साइंसी तालीम पर, साइंस और टेक्नोलॉजी पे। साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए 70% होंगे और बाकी जो समाजी उलूम हैं उनके लिए होंगे 30%। ये उन्होंने दूसरा काम किया। और तीसरा काम जो सबसे बड़ा उनके लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ, उन्होंने कहा जी एक हम डैम बनाएंगे बहुत बड़ा, इसका रोला भी रहा। और वो डैम की वजह से उनका झगड़ा था क्योंकि वो दरिया नील पर बनाना था। मिस्र को एतराज़ था कि अगर इतना पानी आपने जमा कर लिया तो हमारे यहाँ काट शुरू हो जाएगी जी। सूडान हमसाया है, उसको भी उस पर एतराज़ था, लेकिन उन्होंने उसकी परवाह नहीं की। यानी एक वक्त ऐसा आया कि सदर ट्रंप ने बयान जारी किया कि ऐन मुमकिन है कि इस पर मिस्र बम गिरा दे जी। लेकिन उन्होंने जो उस वक्त वज़ीर आज़म थे, कमाल दानाई के साथ, जो हुकूमत थी पूरी कमाल दानाई के साथ लड़ाई झगड़े की तरफ नहीं जाने दिया मामले को। अच्छा। अब सूरत हाल ये है कि वो बिजली एक्सपोर्ट करते हैं। इथोपिया बिजली बेच रहा है, बाहर बेच रहा है। इथोपिया बिजली हमसाया ममालिक को सस्ते दामों दे रहा है, अपनी ज़रूरतें भी पूरी कर रहा है, तरक्की खुशहाली मरहून मिन्नत है उस सस्ती बिजली की। यानी हमारे यहाँ तो जश्न मनाए गए महंगी बिजली पैदा करके जी। और वहाँ उन्होंने हम डर गए, काला बाग डैम बन गया तो बगावत हो जाएगी, काला बाग डैम बन गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, फलां हो जाएगा। किसी ने ये भी कहा था ना, अगर वो पानी पानी निकाल लेंगे बिजली से पानी से बिजली निकाल लेंगे तो फोका पानी हमारे पास रह जाएगा। जहालत की इंतहा होगी। अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि सऊदी अरब के साथ, अर्जेंटाइन के साथ इथोपिया को ब्रिक्स में शामिल किया गया है जी। जिसमें चीन है, ब्राज़ील है, जिसमें इंडिया ब्राज़ील है, रूस है, दुनिया की जो बड़ी मईशतें हैं उनके साथ उसमें वो शामिल हो गया है जनाबे वाला इथोपिया। और दुनिया में अब इथोपिया एक तरक्की की मिसाल है, तेज़ रफ्तार तरक्की की मिसाल है कि जो भी उन्होंने अगले साल का हदफ मुकर्रर किया वो पूरा नहीं किया, उससे ज़्यादा तरक्की की। 5 किया है तो 5.2 किया जी। 6 किया है तो 6.2 की। तो एक ये हुआ। और अब थोड़ा सा 2 साल पहले ऐसे लगता था कि वहाँ हुकूमत जो हुक्मरान हैं उनके अंदर आमराना रुझानात बढ़ रहे हैं, लेकिन वो काबू पा लिया उस पर। अब नतीजा ये है कि अफ्रीका में इस वक्त वो सबसे ज़्यादा तरक्की करने वाला मुल्क है जी। और दुनिया में भी वो चंद ममालिक में शामिल है। आखिर ब्रिक्स में अगर शामिल किया गया है तो कुछ सोच कर शामिल किया गया है कि वो तो तरक्की पजीर ममालिक की एक तंजीम है ना जी। और चीन जिसमें है, रूस जिसमें है, सऊदी अरब जिसमें है। ब्रिक्स गेम चेंजर हो रहा है ना। गेम ब्रिक्स चेंजर अपनी करेंसी ला रहे हैं, पेट्रो डॉलर से निकल रहे हैं, गोल्ड स्टैंडर्ड पे आ रहे हैं और सिर्फ भी इस सारे मामले को देख रहे हैं जी। और वो इसको मॉनिटर करते हुए सारे मामलात को। अच्छा, इसमें एक और सबक है, वो ये है कि 1984-80 से पहले जंग जो शुरू हुई, खाना जंगी और जंग शुरू हुई और फिर ये कहात आया, उससे पहले वो कोई बदहाल मुल्क, मफलूकुल हाल मुल्क नहीं था। यानी अच्छा खुशहाल मुल्क था, फिर वो बदहाल हुआ, कंगाल हुआ, गुर्बत और अफलास आया, लेकिन फिर उससे निकला वो जी। और मेन जो उसमें है किरदार जो है वो तालीम और जमहूरियत का है। यानी जमहूरियत, आप शहरियों को जब उनके हकूक़ देते हैं, शहरियों को अब जब शरीक इक़्तिदार करते हैं, शहरियों को जब आप फ़ैसले अपने शहरियों की मुशावरत से करते हैं, जो इस्लाम का उसूल भी है जी। तो वो तरक्की की बुनियाद रखी जाती है। इसलिए कि इज्तमाई दानिश शामिल होती है। इज्तमाई मुशावरत में इज्तमाई एक आदमी की अक्ल फ़हम, चंद लोगों की अक्ल फ़हम और पूरी कौम की अक्ल फ़हम, बहुत बड़ा फ़र्क है। बिल्कुल ऐसे तो ये। और फिर उन्होंने कहा कि जी 25% हम वसाइल जो हैं वो ये नहीं है कि हम पहले सड़कें बना लेंगे, फिर मोटरवे बनाएंगे, फिर देखेंगे तालीम का और प्राइमरी तालीम जी 50% वसाइल जो हैं। तो ये कि इस वक्त दुनिया में मिसालें दी जा रही हैं। अब एक दौर में हमसे कोरिया, मलेशिया और मुल्क चीन समेत हमारी मिसाल दिया करते थे।
फिर हम पीछे चले गए, लेकिन हम फिर इरशाद मिसालें साहब, देते थे। हम उम्मीद यही है कि हम टेक ऑफ करेंगे इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे, लेकिन नीयत भी ठीक करनी पड़ेगी और फैसले भी ठीक करने पड़ेंगे। बिल्कुल ठीक है। इरशाद साहब, प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो गया। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए।